वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो काफ़ी कुछ होगा आप लोगों के पास, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको पता अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक टाइप का वेरिएबल हो और उसका पावर वन हो। सबसे पहला बात ये याद रखना, पावर वन होना चाहिए अगर आप लीनियर वर्ड बोल रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा, पावर वन होगा, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे ए एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म हो गया, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है और ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए अगर इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हो। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन, जैसे एग्जांपल में आपको पता ही होगा 2x प्लस 3 ले लो, तो 2 और 3 कांस्टेंट है, x का पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, दोनों का पावर वन होगा और उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसमें याद रखना है ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि आपको पता है ए भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बी भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब ए भी जीरो और बी भी जीरो हो। आप सोचो भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा या नॉन निगेटिव होगा, मतलब जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके जीरो तो आ ही नहीं सकता। एक ही केस है जीरो आने का कि ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, मगर ये कह रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो इस बात को मैथमेटिकली आपको ऐसे ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको पता ही है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू, मान लो कुछ भी ले लिया, 8 ले लिया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को एक साथ लिख दें तो इन इक्वेशंस को वी विल से लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आपने एक लीनियर इक्वेशन लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों को यू विल से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले के लिए आपको क्या याद रहना चाहिए, क्या जीरो नहीं हो सकता, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे दूसरे में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गया कि दो या दो से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशंस को हम एक साथ लिखेंगे तो उन्हें बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। या अगर सिर्फ दो लिखा है तो आप इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टाइप्स की बात करूं तो ये दो टाइप का होगा, एक होगा कंसिस्टेंट और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो ये दो टाइप के हम लोग डिसाइड करेंगे, एक होगा कंसिस्टेंट और एक होगा इनकंसिस्टेंट। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कम से कम एक सोल्यूशन हमको मिल जाता है उन्हें हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में दो लाइंस आएंगी, एक आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इनका एक कॉमन सोल्यूशन तो मिलेगा क्योंकि एक पॉइंट पर कट करेंगे। लाइंस जितने पॉइंट पर कट करते हैं उनके उतने सोल्यूशंस होते हैं। तो दो लाइंस आप देख रहे हो अगर एक पॉइंट पर कट करती हैं तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सोल्यूशन होता है इसलिए हम कहते हैं इसका यूनिक सोल्यूशन है। और दूसरा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाए तो उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे, और एक के ऊपर दूसरा आ गया मतलब हर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो देखिए इसका एक सोल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब इनके सोल्यूशन मिल रहे हैं, इस वजह से इन दोनों टाइप के लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। और इनकंसिस्टेंट लाइन अगर एक भी सोल्यूशन हो, जैसे पैरेलल लाइन देख लो आप, कहीं भी कट नहीं करेंगी, इनफाइनाइट पे जाके कट करेंगी तो इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? कंडीशन क्या, कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो अभी आपने ऊपर लिखा ही था इक्वेशन, एक क्या था लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, मान लो ये पहली लाइन का इक्वेशन है, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब अगर आपको ये बताना कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है तो इसका कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है बच्चों, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो लाइन्स हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। और कोइंसिडेंट के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कोइंसिडेंट का कंडीशन है। और पैरेलल लाइन के लिए आपको क्या याद रखना है, a1 अपॉन a2
इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, मगर ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। क्लियर? ये आपको समझ आ गया? तीनों कंडीशन ध्यान में रख लो, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का 3.1 का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कह रहा ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस ऑफ द फॉलोइंग किस टाइप का लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो पहली लाइन आपके पास क्या है, 5x माइनस 4y इक्वल टू 8, और दूसरा लाइन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो पहली लाइन के लिए a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -4 और c1 कितना है 8। दूसरी लाइन में देखो a2 b2 c2 पता कर देगा दूसरी लाइन, तो a2 हो जाएगा आपके पास 7, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -9। अब आप पहले a1 अपॉन a2 पता करो, 5 अपॉन 7 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 पता करो, कितना आ जाएगा आपके पास -4 अपॉन 6। अब पहले इन दोनों में देख लो a1 a2 और b1 b2 में कुछ कॉमन है क्या, दोनों इक्वल हैं? ये तो इन्हीं से इक्वल नहीं लग रहा है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये लाइंस जो होंगी, इन लाइंस को आप बोलेंगे कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं, मगर इसमें तो केवल पूछा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग है। दूसरा देखो, दूसरा है 9x, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है दूसरा, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें a1 b1 c1, a1 हो गया आपके पास 9, b1 हो गया 3 और c1 कितना हो गया 12। ऐसे a2 है 18, b2 है 6 और c2 है 24। a1 अपॉन a2 पता करते हैं, 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18 मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 पता करते हैं 3 अपॉन 6, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 देखो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 24, ये भी आ गया 1 अपॉन 2। तो सेकेंड में आप देख पा रहे हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। और ये कंडीशन हमने किसका सीखा था, कोइंसिडेंट लाइन का। ये लाइंस कैसे हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, थर्ड है क्या, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और थर्ड का सेकेंड लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं a1 b1 c1 लिख लो, तो a1 हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 10। इसमें देखो a2 कितना है 2, b2 -1 और c2 है 9। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 6 अपॉन 2 मतलब 3, b1 अपॉन b2 कितना हो गया -3 अपॉन -1 मतलब ये भी हो गया 3, और c1 अपॉन c2 अगर आप इसमें चेक करो c1 अपॉन c2 तो 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 हो गया। अब अगर इसमें देखो इन तीनों लाइन में, तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, मगर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, इसलिए लाइंस कैसे होंगी, किसका कंडीशन था, ये पैरेलल लाइंस का। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इसके तीनों क्वेश्चंस ट्राई कर लिया आप लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो इस बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है। पहला इक्वेशन है, मतलब पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। और दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो लिखने का प्रोसेस मैंने अभी आपको बता ही दिया, ऊपर a1 b1 c1 पता कर लो, a2 b2 c2 पता कर लो और फिर रेशियो निकाल लो। इसमें अब आपको डायरेक्ट देख लेना चाहिए, इतना तो अब आपको समझ आ गया कि x के कोएफिशिएंट को a1 a2 बोलते हैं। तो a1 अपॉन a2 डायरेक्ट आपको दिख रहा है 3 अपॉन 2 है। ऐसे b1 अपॉन b2 अगर आप देखेंगे तो b1 अपॉन b2 आ जाएगा 2 अपॉन -3। तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। इस वजह से ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपने अभी सीखा था कंसिस्टेंट लाइन होते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं ना कहीं एक जगह पर कट करेंगी तो इसका एक सोल्यूशन तो मिलेगा, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड देखते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो आप इसको क्या करें, 8 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेना अगर बोर्ड्स में लिखने के लिए आएगा। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, एक्स के कोएफिशिएंट को A1 A2 बोलेंगे तो कितना मिलेगा, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 मतलब हो गया 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 देखो, B1 अपॉन B2, B1 B2 हम बोलते हैं y के कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पे है -3, इधर है -6, -3 -6 ये भी हो जाएगा 1/2। मगर C1 अपॉन C2 अगर देखो तो हो जाएगा -8 अपॉन -9, तो 8/9 होगा। इसको हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को C1 C2 बोलते हैं। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि A1 अपॉन A2 का वैल्यू B1 अपॉन B2 की तो इक्वल है, मगर C1 अपॉन C2 की इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन होता है बच्चों पैरेलल लाइंस का, मतलब लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस को आप लोगों ने बोला था अभी, क्योंकि कहीं पर मिलेंगी नहीं पैरेलल लाइन, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, इस वजह से इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। क्लियर? दो और है इसके, ये भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है अगला, 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x, इसको इरेज कर लेते हैं, 1 सेकेंड, 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इधर ले आओ तो -7, इसकी बात करें थर्ड की, और इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, तो x के बगल में हो गया A1 और इधर x के बगल में हो गया A2, तो 3/2 अपॉन में 9, तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये A1 अपॉन A2 का वैल्यू हो गया, कितना आएगा, 3 3 जा 9, मतलब A1 अपॉन A2 आ गया 1/6। B1 अपॉन B2 चेक करो, तो B1 B2 मतलब y के कोएफिशिएंट इधर है 5/3 और इधर y का कोएफिशिएंट देखोगे -10 है, तो -10, 5 2 जा 10 आ गया -1/6। तो साफ साफ इन दोनों को देख के क्या पता चल रहा है आपको कि A1 अपॉन A2 का वैल्यू B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। इस वजह से लाइंस कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप लोग बोलते हैं कैसी लाइन होती हैं, कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी कंसिस्टेंट लाइंस। आगे देखते हैं अगला, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 को आप लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और -10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -20 था, तो +22 इक्वल टू 0। इसमें A1 अपॉन A2 पता कर लो, तो हो जाएगा 5 अपॉन -10 मतलब -1/2। B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा, B1 अपॉन B2 विल बी -3 अपॉन 6, मतलब ये भी हो गया -1/2। और C1 अपॉन C2 कितना हो गया, -11 अपॉन 22, ये भी -1/2। साफ साफ आपको दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल है। तो ये लाइन्स कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन को आप लोग को पता है कौन सी लाइन बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। तो ये भी हो गया आपके पास कंसिस्टेंट लाइन। ऐसे आप थर्ड तो आप कर ही सकते हो, आप लोग कर लेना इसको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी बचा है, एक ही बचा है, फिफ्थ बचा है, कर लेना इसे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गिवन लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पेयर सो फॉर्म्ड। तो आपके पास कोई एक लाइन दिया है बच्चों, एक लाइन क्या दिया आपके पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको कह रहा है इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इसका इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में बस इतना याद रखना है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल ना हो। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल नहीं लेना, जैसे इधर 2 का मल्टीपल मत लेना, इधर 3 का मल्टीपल, सेम मल्टीपल मत लेना। जैसे मान लो कि इधर 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, तो 3 का 2 में मत मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं कोई भी लाइन ले रहा हूँ, 2 में कुछ किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इंटरसेक्टिंग के लिए। 3 का मल्टीप्लाई किया 6x हो गया, तो 3 में अब 3 का नहीं करेंगे, 4 का कर लेते हैं, प्लस 3 4 जा 12y माइनस कुछ भी रख दो इधर -5 रख देते हैं इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 2/6 मतलब 1/3 होता है, 3/12 मतलब 1/4 होता है, इक्वल नहीं होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर हो गया। अपने आप कुछ भी नंबर ले लो, बस कंडीशन को फॉलो करें। तीन दोनों इक्वेशन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग है। ऐसे पैरेलल लाइन के लिए बोला, सेकंड बोला कि इसके पैरेलल लाइन लिखो, तो पैरेलल लाइन के लिए आपको पता है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल ले लो, मान लो 2 का 5 में मल्टीप्लाई किया 10x, तो अब 3 को भी 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 15y माइनस, इसको इक्वल नहीं करना है तो इसकी जगह पर कुछ रख दो, -7 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं 2 अपॉन 10 मतलब 1/5, 3/15 मतलब 1/5, मतलब इसमें आपने देखा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल किया आपने, मगर C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं किया, तो पैरेलल लाइन का बना लिया आपने इस तरीके से। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन आपको बनाना है, तो कोइंसिडेंट की लाइन के लिए तो
तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आप क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए यू विल से कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी एक नंबर का इन सब में। तो मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो बन जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। अब अगर आप देखेंगे इससे इसके a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो, तो तीनों इक्वल आएगा। तो ये लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग नहीं है बच्चों, एक कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग का भी लिख लिया आपने, पैरेलल का भी लिख लिया, कोइंसिडेंट का भी लिख लिया। क्लियर? चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।